हाँ जी देखिएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग कर रहे थे। रेजिडेंशियल स्टेटस ना अब मेनली जो हमारा पेंडिंग है वो है इंडिविजुअल का पेंडिंग। इंडिविजुअल वाले में थोड़ा सा है, कुछ अमेंडमेंट है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। अब हमने करना क्या है वो देख लेते हैं। आज जो मैं ये वो जो शीट है, इस शीट पे हम लोग सारा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जिसने कल क्लास लगा ली थी अच्छी बात है, नहीं लगाई थी तो कोई बात नहीं, हल्का सा एक बार समरी हो जाएगी, बाकी डिटेल में एक बार आपको वाली क्लास देख लेना, ठीक है। आइए बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। अपनी कॉपी का ना हॉरिजेंटल कर लेना कॉपी को, ताकि आप लोग इजीली इसको बना सको, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ये बनने वाला है, बड़ा चार्ट बनेगा। आइए पहले बात करते हैं बीओपी की। बीओपी की, बीओआई की, या फिर फर्म की, या फिर ए जे एंड पी की। क्लियर है? अच्छा जी इसमें होता क्या था, हमने देखा कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इनका पता कैसे लगेगा, बीओआई का, फर्म का, जो पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह थी। तो हमने कहा कि जहां भी इनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होगा, क्या होगा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होगा। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मतलब कि मतलब क्या है इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का, कि आप जहां पर भी दिमाग रखते हैं अपना कि आपके कंट्रोल्स कहां से हो रहे हैं, किस कंट्री से हो रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कहां से हो रही है, वो सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में आएंगी। दो चीजें थी, अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आपका कहां से है, होली और पार्शली इंडिया से है, होली और पार्शली इंडिया से है, तो पार्शली इंडिया से है, तो इसका मतलब हम उसे मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि वो क्या है, वो कंपनी, वो जो सॉरी कंपनी कह रहा हूं, वो फर्म जो है वो एजेपी है, बीओआई है, बीओपी है, वो क्या है, रेजिडेंट है। क्या बन जाएगी, वो रेजिडेंट बन जाएगी। लेकिन अगर वो होली आउटसाइड इंडिया है, होली आउटसाइड इंडिया है, तो उसे माना जाएगा कि वो अब रेजिडेंट ना होकर वो क्या बन चुकी है, नॉन रेजिडेंट है। और इस नॉन रेजिडेंट फर्म है, एजीपी है, बीओआई है, जो भी है, इसे कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये था हमारा फर्स्ट कि बीओआई है, फर्म है। मेनली हमने फर्म की बात करी थी कि फर्म का जहां से भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो देखना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली और पार्शली इंडिया है तो वो रेजिडेंट फर्म मानी जाएगी, एंड अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो वो मानी जाएगी क्या, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इसके साथ साथ हमने बात करी थी एचयूएफ की, ठीक है। तो एचयूएफ भी मैं नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं एचयूएफ, ठीक है। एचयूएफ की बात करी थी। एचयूएफ में एक मेन बंदा होता है, एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब कि आपकी एक फैमिली है अनडिवाइडेड है, वो डिवाइड नहीं है, एक प्रॉपर पूरी मतलब पूरा खानदान रह रहा है इकट्ठे और वो मिलके एक बिजनेस चला रहा है। तो उस खानदान का उस जो जगह है, उस फैमिली का जो एक मेन मुखिया होगा, और उस मुखिया, उस पर्सन, उस की पर्सन को बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। अब इस कर्ता पे डिपेंड होगा, लेकिन कर्ता पे डिपेंड होगा क्या, कि वो पर्सन क्या है, ओआर है या एनओआर है। तो एचयूएफ क्या क्या हो सकता है, एचयूएफ या तो ओआर हो सकता है, बोलते ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है एनओआर हो सकता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा जी एडिशनल कंडीशन पर। अगर वो पर्सन जो ये करता है, अगर ये करता दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस, बोथ एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर देता है, बोथ एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर देता है, तो वो क्या होगा, ओआर होगा, बोलते ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। लेकिन अगर ये करता एक भी मतलब बोथ एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, और या फिर किसी भी एक एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, तो भी माना जाएगा कि ये क्या है, एनओआर है। क्योंकि हमने पढ़ा था एडिशनल कंडीशंस दोनों फुलफिल होने चाहिए, बेसिक कंडीशन एक हो सकती है चलेगा, लेकिन एडिशनल कंडीशंस दोनों होनी चाहिए। तो
आपकी दोनों एडिशनल कंडीशन अगर फुलफिल करता है कौन, कर्ता अगर फुलफिल करता है तो उसे माना जाएगा कौन, ओआर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर उसके अलावा दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो माना, दोनों नहीं करता या उसमें से सिर्फ एक कर देता है तो माना जाएगा क्या, NOR। क्लियर है सर हाँ जी। मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरे को आज तक समझ नहीं आई। क्या सर ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या फर्क है? फर्क ये है कि आप पहले वाली क्लास देखिए। देखो अच्छा। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ जी, एच का जो एच है, एच का रेजिडेंट होना एंड नॉन रेजिडेंट होना ये डिपेंड करेगा किस पे, इसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। अगर अब बात आती है आगे की, अगर नॉन रेजिडेंट है तो इसका मतलब इस पर्सन को, इस एचयूएफ को कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो अब वो देखा जाएगा कि वो रेजिडेंट कौन सा रेजिडेंट है, क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो होगा कि जो रेगुलरिटी में रह रहा है, मतलब इंडिया में रह रहा है, इंडिया में खा रहा है, इंडिया में पी रहा है, सब कुछ वो इंडिया में कर रहा है, उस पे 182 दिन वाला क्राइटेरिया लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिडेंट वाला बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन करते हैं। लेकिन बात करते हैं अगर एचयूएफ में, तो एचयूएफ में हमें बेसिक कंडीशन देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक कंडीशन देखी जाती है रेजिडेंट के लिए और नॉट रेजिडेंट के लिए। तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं इसके थ्रू, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के थ्रू। अब बारी आती है कि रेजिडेंट कैसा है, कि क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए हमें दो एडिशनल कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। दो एडिशनल कंडीशंस में पहली कंडीशन थी कि 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में कम से कम एटलीस्ट वो 2 बार क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। और दूसरी एडिशनल कंडीशन ये थी कि प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर्स में वो एटलीस्ट 730 डेज रहा हो, कहां पर, इंडिया में रहा हो, उसने स्टे कहां पे किया हो, इंडिया में किया हो। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं, मैंने एंड लिखवाया था यहां पर, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो उसे माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कि वो पर्सन कॉन्टिन्यूटी में इंडिया में रह रहा है, इंडिया में खा रहा है, इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया में इनकम को जनरेट कर रहे हैं, इंडिया में इनकम को रिसीव कर रहा है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल कर दी, दूसरी नहीं करी, पहली नहीं करी, दूसरी कर दी, या दोनों ही नहीं करी, तो वो रेजिडेंट तो था लेकिन अब कैसा है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। टैक्स तो आज भी पे करना पड़ेगा लेकिन थोड़ी सी छूट मिल सकती है। ये एचएफ आई थिंक आप सभी को अब समझ में आ चुका होगा कि रेजिडेंट कैसे है और नॉन रेजिडेंट। मेनली अपने को देखना है रेजिडेंट है, देन नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि वो अब रेजिडेंट है तो कैसा रेजिडेंट है, क्या वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्या वो रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब यहां से बात होती है खत्म, हमने बीओआई कर लिया। बीओआई देखो जनरली ये लेके चलना, बीओआई है, बीओपी है, फर्म है, एजेपी है या एचयूएफ है, इनका रेजिडेंट होना, नॉन रेजिडेंट होना एंड नॉन रेजिडेंट होना डिपेंड करेगा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पर। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एचयूएफ जो है उसका रेजिडेंट के आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो वो डिपेंड करेगा आपके कर्ता पे, और कर्ता अगर दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, दोनों कौन सी, एडिशनल कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करता है तो वो माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर नहीं करता तो वो माना जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं कंपनी पे। अब बारी आती है किसकी, कंपनी की। अब एक कंपनी हमने कल लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी दो तरीके की हो सकती है कंपनी। एक तो होती है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो सेम कंट्री में, जैसे इंडिया है तो इंडिया में ही अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश हुई है कि इंडिया का ही कोई एक्ट वो कंपनी फॉलो कर रही है, उसे कहेंगे डोमेस्टिक कंपनी। और दूसरी कंपनी होती है कौन सी, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है कि एक ऐसी कंपनी जो किसी और कंट्री में स्टैब्लिश हुई है, वहां पे अपना काम कर रही है, लेकिन उसकी एक ब्रांच इंडिया में भी स्टैब्लिश है, उसे हम कहेंगे क्या, फॉरेन कंपनी। तो हमने इसका लास्ट लेक्चर में देखा था कि डोमेस्टिक कंपनी कैसी होगी, ऑलवेज क्या होगी, रेजिडेंट होगी।
तो ऑलवेज रेजिडेंट हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसको हमेशा हमेशा के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, बात आती है फॉरेन कंपनी की। अब फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं, फॉरेन कंपनी का जो रेजिडेंट होना, जो नॉन रेजिडेंट होना है, वो डिपेंड करता है इसके पोएम पर, POEM, पोएम पर। पोएम का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस प्लेस पे है, जहां से उसकी इफेक्टिवली मैनेजमेंट जनरेट की जा रही है, उसको वहां से देखा जा रहा है, वो प्लेस कौन सा है, क्या वो इंडिया में है, क्या वो फॉरेन में है, किस कंट्री में है, वो देखा जाएगा। अगर अगर उसका पोयम होली और पार्शली, क्या हुआ, होली या पार्शली कहां पे है, इंडिया में है, होली और पार्शली कहां है, इंडिया में, पार्शली इंडिया में, तो उसे माना जाएगा क्या, कि वो कंपनी कैसी है, रेजिडेंट है, रेजिडेंट है। और इस रेजिडेंट कंपनी को कुछ एक डायरेक्ट रेट है, कोई स्लैब रेट नहीं है इनके लिए, एक डायरेक्ट रेट है, एक कह सकते हो कि मतलब फ्लैट रेट है, उसके अकॉर्डिंग इसे, इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, और उसका पोएम जो है वो आउटसाइड इंडिया है, कहां से, कहां पे है, आउटसाइड इंडिया है, कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसका पोएम कहां पे है, आउटसाइड इंडिया है, तो उसे हम मानेंगे क्या, वो नॉन रेजिडेंट है, क्या है, नॉन रेजिडेंट, और इसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि फॉरेन कंपनी पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, डोमेस्टिक कंपनी पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सारा कुछ करते थे। अब बारी आती है सबसे मेन की, लेकिन उससे पहले आई थिंक आप सभी को ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। हाँ जी, आइएगा इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल में देखो क्या है, इंडिविजुअल का मतलब पहला क्या है, हमने देखा था कि इंडिविजुअल कोई भी ऐसा पर्सन जो इन सभी के अलावा हो, मतलब कि कोई भी बीओआई ना हो, बीओपी ना हो, फर्म ना हो, एजेपी ना हो, एचयूएफ ना हो, कंपनी ना हो, इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन है जो एक अपना मतलब आपस अपने में ही इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को हम लोग कैसे कैसे देखेंगे कि क्या वो रेजिडेंट है, क्या वो नॉन रेजिडेंट है। यहां हुई है अमेंडमेंट, और इसलिए इंडिविजुअल जो है अपने आप में ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल में बात करते हैं, देखो एक बार, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में ना तीन चीजें हो सकती हैं, इंडिविजुअल में तीन चीजें हो सकती हैं। पहला हो सकता है रेजिडेंट, रेजिडेंट, दूसरा हो सकता है नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अब ना यहां पे गवर्नमेंट एक चीज लेके आई, कहते देखो इंडिविजुअल ना एक तो रेजिडेंट हो सकता है, एक नॉन रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको चकमा देके भाग जाते हैं। लोग 181 दिन रहते हैं, एक दिन निकल लेते हैं ताकि 181 दिन रहे, ताकि उनको टैक्स पे करना ना पड़े। तो रुको, तुम्हारे लिए हम कुछ नया लेके आते हैं। तो कहते हैं हम ना एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं, सेक्शन नंबर 6(1)(a) के अंदर रेजिडेंट का जो सेक्शन है वो है 6 सबसेक्शन 1, नॉन रेजिडेंट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 6(1)(a), और उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया। उस नए कंसेप्ट को हम लोग नए कंसेप्ट को नए पेन से लिखते हैं। इस नया कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं डीम्ड टू बी रेजिडेंट, डीम्ड टू बी रेजिडेंट, डीम्ड टू बी रेजिडेंट। अब इस डीम्ड टू बी रेजिडेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वैसे हमने कल देख लिया था, मगर फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका भी जो सेक्शन है, तो क्योंकि अमेंडमेंट है तो इसके सेक्शन में भी हमने कर दिया 6(1)(a). अभी अमेंडमेंट कैसे थी वो भी देखते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। पहली बात कि जो एक इंडिविजुअल है, अगर वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो रेजिडेंट होने के लिए उसे ना 4 तरह की कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। क्या क्या, अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के रिगार्डिंग उसे क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंडीशंस वगैरह वो सब फुलफिल वगैरह करनी पड़ेगी। अच्छा जी, साथ ही साथ अगर वो रेजिडेंट है तो देखो पहली बात तो बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन में हमें पता लग जाएगा कि वो क्या है, रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है।
अगर वो रेजिडेंट है तो कहानी बढ़ेगी आगे, अगर नॉन रेजिडेंट है तो कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे। ठीक है, तो मैंने लिखा कि एक तरफ तो हो सकता है वो रेजिडेंट हो, एक तरफ हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट हो। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो कहानी यहीं पे खत्म है, इसको कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए ना तो हम कोई भी एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करवाएंगे और ना ही किसी भी बेसिक कंडीशन को, अब मतलब कुछ भी नहीं देखेंगे इसके लिए, बात ही खत्म है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट की कहानी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए कहां कहां जाती है, या तो वो रेजिडेंट होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर वो रेजिडेंट होगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है? अब हमने बात करी ऑर्डिनरी की और नॉन ऑर्डिनरी की, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि वो जो पर्सन है, वो जो रेजिडेंट है, वो जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, वो क्या ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ये डिपेंड करेगा आपकी एडिशनल कंडीशन पर। अगर आप बोथ एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो आप माने जाएंगे कि क्या है, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। लेकिन अगर आप नन किसी भी एक कंडीशन, दोनों कंडीशंस को नहीं फॉलो करते, या फिर आप किसी एक कंडीशन को फॉलो कर देते हो, ओनली वन को फॉलो करते हैं, तो आप क्या माने जाएंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। रेजिडेंट तो हैं, आप पे टैक्स तो लगेगा, लेकिन एक थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा। तो आपके इंडिविजुअल का रेजिडेंट होना डिपेंड करेगा बेसिक कंडीशंस पर, दो बेसिक कंडीशन पर। बेसिक कंडीशन 1 और 2 या तो ये फुलफिल कर ले या वो ये फुलफिल कर ले, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर लेगा तो रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट बन गया तो इसका मतलब आगे कहानी बढ़ेगी, कहानी ये होगी कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अगर वो दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर वो दोनों की दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता या फिर किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल कर ले तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों फुलफिल होनी चाहिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए। फिर बात करते हैं आगे। अब यहां पे कुछ बात थी 182 डेज की, जब हमने यहां पे बात करी बेसिक कंडीशन में 182 डेज की, तो हमने कहा 182 डेज के रिगार्डिंग ना कुछ पहले तीन लोग और थे। कौन कौन से थे? एक तो ऐसा पर्सन जो जॉब ढूंढने बाहर जा रहा है, एक तो वो पर्सन जो जॉब ढूंढने बाहर जा रहा है। दूसरा वो पर्सन जो नेवी में है, इंडियन नेवी में है, वो एम्प्लॉयमेंट अपनी मतलब क्रू मेंबर है, और क्रू मेंबर समुद्रों में जाके अपना काम कर रहे हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, तो वो 182 डेज का क्राइटेरिया उन पे फुलफिल होता है। लेकिन एक थर्ड पर्सन और है, थर्ड पर्सन हुआ करता था इंडियन ओरिजिन का पर्सन। इंडियन ओरिजिन का पर्सन वो पर्सन होता है कि अगर चाहे वो खुद, चाहे उसके पेरेंट्स, चाहे उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। कोई ऐसा पर्सन, ध्यान सुनेगा, कोई ऐसा पर्सन है कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं फॉरेन में रहता है, या ये खुद या इसके पेरेंट्स या इस पर्सन के ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, बोले तो 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए थे, तो वो माने जाएंगे क्या, कि वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं। अब जो अमेंडमेंट आई है वो यहां आई है, क्योंकि ऐसे लोग जो फॉरेन में रह रहे थे, माने जा रहे थे इंडियन ओरिजिन के पर्सन, अपना नाम चमका रहे थे, हम तो इंडिया के, और इंडिया में आके टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो गवर्नमेंट कहती इधर आओ, तुम्हें हम बताते हैं, तुम ज्यादा चोड़ मार रहे हो, तुम इंडिया कर रहे हो, आओ तुम इधर आओ, तुम्हें हम स्वाद दिलाते हैं। देखो, तीन तरह के पर्सन थे। तीन तरह के पर्सन कौन कौन से? पहला तो था जो ऐसा कोई पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जा रहा है। इसे हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपके लिए हम ओनली 182 डेज, आपके लिए बेसिक कंडीशंस में दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं करवानी, एडिशनल कंडीशन तो करवानी नहीं है, सिर्फ आपको पहली कंडीशन करवानी है। एक तो कौन सा? एम्प्लॉयमेंट के लिए, और दूसरा कौन सा? इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं, दूसरा कौन सा? क्रू मेंबर जो है। इन दोनों के लिए ओनली एंड ओनली 182 डेज वाला क्राइटेरिया, ओनली 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल करवाना है। पहले एक थर्ड पर्सन और था, वो था इंडियन ओरिजिन का। कौन था? इंडियन ओरिजिन का। इसके लिए भी 182 डेज का क्राइटेरिया था, लेकिन अब 182 डेज का क्राइटेरिया खत्म करके इसके लिए लेके आए 120 डेज का क्राइटेरिया। ये दिख नहीं रहा शायद, इसके लिए लेके आए क्या? 182 डेज का खत्म करके लेके आए 120 डेज का क्राइटेरिया। अब कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल
खुद उसके वो बाहर रहता है, वो खुद, उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो वो माने जाएंगे कि क्या वो माने जाएंगे क्या कि वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं। और अगर वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है और साथ ही साथ अगर वो 120 डेज भी इंडिया में स्टे कर लेते हैं, तो और प्लस में उनकी जो एनुअल मतलब जो उनकी इनकम है जो इंडिया से वो जनरेट कर रहे हैं वो कितनी हो, 15 लाख से अगर वो ज्यादा होती है, अबव 15 लाख होती है, तो हम इन्हें मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि वो रेजिडेंट है, मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट है। तो गवर्नमेंट ने अब किसी को जाने नहीं दिया, गवर्नमेंट कहती तुम ज्यादा चालाक बनते थे, तुम अब इधर आ जाओ, अब तुम्हें हम बताते हैं। तो हमें कोई भी पर्सन होगा, कोई भी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने अब बख्शा है नॉन रेजिडेंट को, उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन है जो आता है इंडिया में और चला जाता है इनकम कमा के, उन सबको लपेटे में ले लिया, चाहे वो एक दिन का कॉन्सर्ट करने ही क्यों ना आ रहा हो इंडिया में। लाइक कोई भी पर्सन यहाँ पे आया, कोई यहाँ पे आके अपनी इनकम जनरेट करी, उसने मान लो जैकी चैन आया, जैकी चैन ने मूवी करी, यहाँ पर मूवी करके उसने कुछ अमाउंट कमा ली, अच्छा खासा अमाउंट कमा लिया, तो उस अमाउंट पे वो चला जाएगा, वो कहेगा भाई मैं तो 182 डेज रहा ही नहीं, मैं तो आया ही सिर्फ 4 दिन के लिए हूँ। तो गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, अभी बताते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि 4 दिन के लिए भी अगर तू आया है तो पहले टैक्स पे करके जा, तो वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो रेजिडेंट के बारे में हमने बता दिया, रेजिडेंट होगा या तो रेजिडेंट बेस होगा किस पे, बेसिक कंडीशन पे। अगर रेजिडेंट है तो बात आगे बढ़ेगी ओआर या फिर एनओआर। ओआर डिपेंड होगा और एनओआर डिपेंड होगा एडिशनल कंडीशन पर। इफ इफ द रेजिडेंट फॉलो बोथ एडिशनल कंडीशन, देन उसे मान लिया जाएगा क्या, ओआर बोल तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर वो दोनों में से एक करता है या फिर दोनों ही नहीं करता, तो हम उसे मान लेंगे क्या कि वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे पर्सन हुआ करते थे जिनके लिए ओनली 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता था। ओनली 182 डेज का बोले तो ओनली बेसिक फर्स्ट कंडीशन, बेसिक कंडीशन फर्स्ट 182 डेज का, जिसमें एम्प्लॉयमेंट था और कौन था, क्रू मेंबर था। और उसके अलावा इंडियन ओरिजिन का पर्सन भी था, इंडियन ओरिजिन का पर्सन भी था, लेकिन उस पर्सन के लिए अमेंडमेंट कर दी गई और अमेंडमेंट 182 डेज से हटा के 120 डेज के लिए कर दी गई है। साथ ही साथ अगर वो पर्सन इंडिया से 15 लाख से ज्यादा की इनकम कमाता है तो उसके लिए अमेंडमेंट करी गई कि आप मान लिए जाएंगे, आपको, आप अगर 182 दिन नहीं रहते कोई बात नहीं, आप 120 दिन रहते हैं, साथ ही साथ 15 लाख से ज्यादा की इनकम कमाते हैं, तो हम मान लेंगे कि आप रेजिडेंट हो, और रेजिडेंट हो तो आप उस अकॉर्डिंग टैक्स पे करके जाओ। और तो तीसरा कौन सा है, नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट कौन सा है, जिसने ना तो कोई एडिशनल कंडीशन फुलफिल करी, ना कोई बेसिक कंडीशन फुलफिल करी है। बेसिक ही नहीं करी है तो एडिशनल तो कहां से करेगा। तो जब बोथ की बोथ, दोनों की दोनों बोथ बेसिक कंडीशन, बोथ बेसिक कंडीशन ही फुलफिल ना करी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रेजिडेंट कहेंगे। और नॉन रेजिडेंट को कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं इनकम पे। देखिए इनकम पे हमने थोड़ा देखा था कि इनकम टैक्स में हमने 5 हेड है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। उसका मैंने आपको वो सेक्शंस भी याद कराए थे, 15, 17, 22, 27, 28, 44, 45, 55 और 55, 59, ये हमने तैयार कर लिए थे। अब ना कुछ बातें हैं, कुछ इनकम का मतलब हमने पहले जानना होगा कि इनकम एक्चुअल में है क्या, इनकम का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअल में आपसे ना असर्शन रीजनिंग में इनकम का मतलब ही पूछ लेते हैं। तो आपको पहले इनकम का मतलब जानना होगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, शॉर्ट में हम लोग देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इनकम का मतलब क्या है, इनकम का मतलब यह है कि आप कहीं से भी पैसा कमाते हैं, कहीं से भी कोई पैसा कमाते हैं, वो है आपकी इनकम। लेकिन मतलब क्या क्या होगा, पहली बात, वो एक कहीं ना कहीं एक डेफिनेट सोर्स हो, आपका डेफिनेट सोर्स हो, डेफिनेट सोर्स से आपको कहीं ना कहीं इनकम आ रही हो, चाहे आपकी चोरी चकारी से इनकम आ रही हो, चाहे वो चोरी चकारी से इनकम आ रही हो, चाहे आप बस में जाके, चाहे आप जेब काटते हो लोगों के, चाहे वहां से इनकम हो, लेकिन वो इनकम होनी चाहिए। तो एक डेफिनेट सोर्स हो, पहली बात। दूसरी बात, आपकी इनकम लीगल भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, एंड
इल्लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। अगर लीगल इनकम है और अगर इलीगल इनकम है तो दोनों के केस में अलग अलग है। अगर कल को कोई डिडक्शंस देने की बारी आएगी, मतलब डिडक्शंस लेने की बारी आएगी, तो आपको लीगल इनकम पे तो डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन डिडक्शन आपको इलीगल इनकम पर कभी भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात तो ये। तीसरी, आपकी जरूरी नहीं है कि वो जो इनकम हो वो रेगुलर हो, जरूरी नहीं कि वो इनकम रेगुलर हो, वो मंथली हो सकती है, वो वीकली हो सकती है, वो साल में एक बार हो सकती है। मान लो साल में सिर्फ आप एक बार काम करते हो और एक बार काम करते आप 6 लाख रुपए छाप देते हो, ठीक है, तो आपकी जो इनकम है वो मंथली हो सकती है, वो वीकली हो सकती है, वो फोर्टनाइटली हो सकती है, या वंस इन अ ईयर भी हो सकती है। ठीक है जी। तो एक तो है क्या, आपके पास आपका डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। दूसरा, लीगल और इलीगल दोनों तरह की इनकम हो सकती है। तीसरा, रेगुलर और मंथली इनकम भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमेशा ना आपको कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन से, किसी ना किसी अदर पर्सन से वो इनकम होनी चाहिए। आप अगर कहीं पे काम करते हैं, मतलब जो सैलरी है वो सैलरी किसी अदर पर्सन से मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो आप खुद को ही सैलरी दे रहे हो, खुद को सैलरी दे रहे हो, ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके फादर आपको सैलरी दे रहे हो, या आपके फादर आपकी अपने अकाउंट में ये दिखा दे कि भी मैंने इस पर्सन को ये सैलरी दी है, वो बेशक मतलब आप खुद ही हो, ठीक है, तो आपके फादर आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि ये मेरा जो बेटा है, मेरी बेटी है, वो कहाँ मेरे कंपनी में एम्प्लॉई है, तो एज एम्प्लॉई मैं उसे क्या करता हूँ, सैलरी दे देता हूं। ठीक है, तो आपको हमेशा अदर पर्सन से हो, ऐसा ना हो आप एक हाथ से पकड़ के अपने दूसरे हाथ में दे दो सैलरी का पोर्शन, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा सैलरी किसी और पर्सन से मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो आपकी इनकम है, जो आपकी इनकम है वो उसमें मनी की फॉर्म में हो। जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम किस में हो, मनी की फॉर्म में हो, वो काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। पॉसिबल है कि वो काइंड की फॉर्म में भी हो, मतलब कि जैसे आपको किसी ने वॉच दे दी, कोई घर गिफ्ट दे दिया, कोई कार गिफ्ट दे दी, ये सारी हो सकती है। आपकी इनकम जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकती है। अच्छा, अभी अगर बात करें, अगर कोई ऐसा एसएससी, अगर एसएससी ने कोई इनकम कमा ली है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एसएससी है और उस एसएससी ने कोई इनकम कमा ली है, तो हम उसकी इनकम को इनकम ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। इनकम ट्रीट करेंगे का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई मतलब कोई एसएससी है, मान लो आप हैं, आपने कोई इनकम कमा ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है। इनकम कमा तो ली है, इनकम जनरेट तो हो गई है, लेकिन अभी तक आप तक पहुंची नहीं है, तो भी हम उसे इनकम ही ट्रीट करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो कोई इनकम एक्र्यू हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो भी हम उसे क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए आप ना कोई काम करने गए, आपको किसी अपनी कंपनी की तरफ से कहीं बाहर भेजा गया, आप बाहर गए हैं और बाहर जाके आपका ना 2000 रुपए का खर्चा हो गया, वापस आए तो आपकी कंपनी ने आपको रिम्बर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिम्बर्स कर दिया। आपको रिम्बर्स कर दिया, रिम्बर्समेंट हो चुकी है आपको आपके इनकम जो पैसे थी उसकी, तो हम इस रिम्बर्समेंट को इनकम नहीं मानेंगे, इनकम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पैसा मिल चुका है, लेकिन वो आपकी जेब से लगा था इसलिए मिला है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई ऐसा इनकम है जिसपे आपको लीगल चार्ज है, तो आपने क्या करना है, उस लीगल चार्ज को माइनस कर लेना है, और उसके बाद जो भी पोर्शन बचेगा वो क्या होगा, आपका इनकम होगा। तो लीगल चार्ज वाला याद रखना, अभी हम करेंगे डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन वाला, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने किसी भी गौशाला में, किसी गौशाला में आपने क्या कर दिया, पैसा दे दिया, तो वो गौशाला की इनकम नहीं मानी जाएगी। आपने किसी गौशाला है उसमें आपने कोई पैसा दे दिया, उसमें पैसा दे दिया, तो वो गौशाला की इनकम नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी और क्या नहीं मानी जाएगी हमने ये देख लिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मान लो आपके हस्बैंड आपको कुछ इनकम, कुछ पैसा देते हैं क्या करने के लिए, घर चलाने के लिए,
तो घर चलाने के लिए कोई भी अगर पैसा आपको दिया जाता है तो उस पैसे को हम लोग इनकम नहीं मानेंगे, इनकम नहीं मानेंगे। क्यों आपकी इनकम नहीं मानेंगे? आपके आपके हस्बैंड की इनकम तो वो होगी ही होगी, ठीक है, तो आपकी इनकम नहीं मानेंगे। अच्छा, लेकिन कोई ऐसी इनकम भी होती है, कोई ऐसी इनकम है लाइक वो डिस्प्यूटेड इनकम है कि समझ में ही नहीं आ रहा, डिस्प्यूटेड इनकम है, समझ में ही नहीं आ रहा कि इनकम एक्चुअल में है किसकी, ए पर्सन की है, बी पर्सन की है, किसकी इनकम है। तो हम जिस पर्सन को वो इनकम रिसीव होगी उस पर्सन की वो इनकम मान ली जाएगी। अब आते हैं कुछ नए कंसेप्ट पे। नया कंसेप्ट क्या है? दो डिफरेंस करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनमें कंफ्यूज अपने नहीं होना, हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे क्योंकि आपको दिवाकर जी पढ़ा रहे हैं। आइए, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, पहला कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट है डाइवर्जन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक है जी, दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम है, जिसकी इनकम है 50,000 रुपए। कितनी है? 50,000, ठीक है। अच्छा, अब इस 50,000 में से ना, इस 50,000 की इनकम से वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ को ना 20,000 रुपए दे देता है घर चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उस इनकम में से 5-5 हजार दे देता है अपने दोनों बच्चों को कि जाओ तुम इंजॉय करो, तुम अपनी जिंदगी जियो, ठीक है, ये दे देते हैं अपने चिल्ड्रन को, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा 10,000 दे देते हैं अपनी वाइफ को कि तू भी खुश रहे, तू भी जाके अपनी शॉपिंग थोड़ी बहुत कर ले, ठीक है, हर महीने 10,000 दे देते हैं। उसके अलावा 8,000 क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स को देता है कि आपकी जो भी दवाइयां हैं, आपके जो भी खर्चे हैं वो आप पूरे कर लो, आपको कोई शॉपिंग करनी है वो कर लो। तो बचा कितना? 10, 10, 20, 40, 8, 2,000 बचे। 2,000। कहता बेचारा मैं 2,000 से काम चला लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2,000 से काम चला लूंगा, कोई इशू नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में पर्सन अपनी मर्जी से पैसों का बंटवारा कर रहा है। ये जो पर्सन है, ये जो एसएससी है, ये अपनी मर्जी से इस अपने इनकम का बंटवारा कर रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस पर्सन की इनकम सिर्फ और सिर्फ 2,000 है, हम इसको कहेंगे कि सारी की सारी इनकम कितनी है? 50,000 है। तो इस पर्सन पे जो टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा 50,000 पे, बोले तो 100% अमाउंट पर टैक्स इसको देना पड़ेगा। ये तो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम पे। डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या है? हस्बैंड की इनकम मान लो है 50,000, कितनी है? हस्बैंड की इनकम है मान लीजिए 50,000, ठीक है। हस्बैंड बेचारा है, हस्बैंड कैसा है? बेचारा है। बेचारा क्यों है? क्योंकि बेचारा जो इसकी खूंखार वाइफ है वो ऐसे लड़ती जा रही है, इससे कंटिन्यू, इसे लड़ी 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 लड़ी, बेचारा हो गया परेशान, इन दोनों की आपस में नहीं बनी और इन दोनों ने जाके कोर्ट में कर दिया केस, इन दोनों ने कर दिया जाके कोर्ट में केस, कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में जाके उससे कहते हैं कि भैया हमको चाहिए डाइवोर्स। क्या चाहिए? डाइवोर्स। अब डाइवोर्स में देखो हमेशा से होता आया है कि अगर हस्बैंड अर्निंग है तो वाइफ को उसका कुछ पोर्शन देगा। मान लीजिए कोर्ट ने ना यहाँ पे एक जो है वो फैसला सुनाया और फैसला सुना के ये कहा कि आप अपनी इनकम का 20,000 पर मंथ अपनी वाइफ को देंगे। किसको देंगे? अपनी वाइफ को देंगे। तो जो ये 20,000 पर मंथ है ना, ये जो 20,000 पर मंथ है, इसे हम कहते हैं लीगल ओब्लिगेशन, इसे कहते हैं लीगल ओब्लिगेशन। अब इस लीगल ओब्लिगेशन के बाद होगा क्या? अब यहां पे ना जब कैलकुलेट करी जाएगी इस हस्बैंड की इनकम, तो हस्बैंड की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे होगा कि हस्बैंड की इनकम कितनी? 50,000 की इनकम,
ठीक है जी। अब हमने यहाँ बात करी, देखो पीछे हमने बात करी ना लीगल चार्जेस, ये चार्ज बात करी लीगल चार्जेस की। तो ये जो लीगल चार्जेस है वो है क्या, यही है लीगल ऑब्लिगेशंस को हम लोग माइनस कर लेंगे, कितना है 20,000 है। एक्चुअल अमाउंट कितना बचा 30,000 बचा। तो एक्चुअल इनकम जो होगी हस्बैंड की वो कितनी होगी 30,000 होगी। और इस 30,000 पे हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो बाकी 20,000 है, मतलब ये वाला जो किसके पास गया था, वाइफ के पास गया था। तो इस 20,000 पे टैक्स कौन पे करेगा, वाइफ पे करेगी। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम में कंफ्यूज मत होना। एप्लीकेशन ऑफ इनकम में आप अपनी इनकम को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। लेकिन डाइवर्जन ऑफ इनकम में आपको उसको बांटना होता है, लेकिन कैसे, लीगली बांटना होता है, लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू बांटना होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ जी, आइए आगे देखिए। हमने कुछ स्लैब रेट करे थे प्रीवियस लेक्चर्स में। स्लैब रेट हमने तीनों के देख लिए थे कि जो 60 बिलो है, जो 60 से अब 60 to 80 है, और जो 80 अबव है, मतलब वो सीनियर और सुपर सीनियर, सारे देख लिए थे। ठीक है, अब जो बात करते हैं उसमें ना एक चीज आई थी सरचार्ज की। सरचार्ज हमने कहा था कि जो टैक्स पे टैक्स लगता है वो है सरचार्ज। जो टैक्स पे टैक्स लगता है। अब वैसे अब देखें तो अलग अलग चीजों का अलग अलग है, कंपनी पे कुछ लग रहा है, किसी पे कुछ लग रहा है। लेकिन वैसे देखें तो अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उसका कुछ चार्जेस हैं। अगर 50 लाख से अबव की इनकम है, अगर 50 लाख से अबव की इनकम है तो आप पे 10% का सरचार्ज लगेगा। अगर 1 करोड़ टू 2 करोड़ की इनकम है तो आप पे 15% का सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ टू 5 करोड़ है, 2 करोड़ टू 5 करोड़ है, तो आप पे 25% का सरचार्ज लगेगा। एंड आपकी इनकम अगर 5 करोड़ अबव है तो आप पे 37% का सरचार्ज लगेगा। उसके साथ हमने देखा था एक HEC भी, HEC क्या है, हमने देखा था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ता है। इसका रेट है 4%। अच्छा, मैं रेट से इसलिए अलग से करा रहा हूं क्योंकि रेट से डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके अलावा रिबेट है, रिबेट आपको कई बार दी जाती है। ठीक है, आपको छूट दी जाती है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, अगर आप टैक्स नहीं पे कर सकते या टैक्स है इतना इतना तो ऐसे आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट है सेक्शन 87A। इसका सेक्शन मैं जरूर इसलिए जान के लिखवा रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो रिबेट कैसे मिलती है, लाइक आपकी इनकम है 4 लाख की, कितने की, 4 लाख की, दो कंडीशन लेके चलूंगा, 4 लाख की। ठीक है, हाँ जी, 4 लाख पे इनकम पे टैक्स कैसे कैसे लगेगा, वही 2 से लेके 2.5 लाख तक का तो नील लगेगा। उसके बाद 4 लाख तक के, जो 2.5 से लेके 4 लाख तक का है, उस पर टैक्स लगेगा। तो अगर मैं कहूं अगर आपकी इनकम 5 लाख भी होती है ना, अगर आपकी इनकम 5 लाख भी होती है तो आप पे जो मैक्सिमम, अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आप पे जो मैक्सिमम टैक्स बनता है वो बनता है 12,500 रुपए का। कितने का, 12,500 रुपए का। तो अब यहां पर रिबेट का मतलब क्या है, या फिर रिबेट का मतलब क्या है कि आपको ना रिबेट दी गई है कि आपको ना आपका जितना भी टैक्स बनता है उसमें से आपको 12,500 की छूट है कि आप 12,500 पे नहीं कर सकते, मतलब पे मत करना तो चलेगा। तो आपकी 5 लाख की इनकम पे 12,500 का टैक्स बना, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87A आपको रिबेट कितने की है, 12,500 की। तो आप पे टैक्स बना 12,500 का, आपको रिबेट मिली 12,500 की, आपको टैक्स पे करना पड़ा, कुछ बिल्कुल नहीं पे करना पड़ा। टैक्स लायबिलिटी इतनी है, रिबेट इतनी मिल गई, तो टैक्स कितना, 0, बात ही खत्म। तो रिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है और अगर आपकी इनकम में आप 5 लाख शो कर देते हैं कि हाँ भाई हमारी इनकम तो 5 लाख है, 5 लाख है, 5 लाख पे टैक्स कितना, 12,500। उसके बाद कह दो कि सेक्शन 87A के अंडर हमें रिबेट मिली है 12,500 की, हमने हमारी जो टैक्स एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है, नेट टैक्स लायबिलिटी है, वो क्या है, 0। तो हम कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। इसे कहते हैं हम लोग रिबेट देना। ठीक है जी, एक चीज और कर लो, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी के रेट्स और लिख लो एक बार, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक कंपनी का रेट, डोमेस्टिक कंपनी पे जो टैक्स रेट है वो है 30% का। डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट है 30% का। इस पे जो सरचार्ज है, इसका जो सरचार्ज है
सरचार्ज है डोमेस्टिक कंपनी पे। अगर डोमेस्टिक कंपनी अर्न करती है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, तो उस पे सरचार्ज का जो रेट है वो है 7%। अगर वो कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा कमाती है तो उस पे जो सरचार्ज का रेट है वो है 12%। उसके अलावा अगर कोई फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, और अगर कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी पे जो आपका टैक्स रेट लगेगा, फॉरेन कंपनी पे जो आपका टैक्स रेट लगेगा वो टैक्स रेट होता है 40%। बाहर की कंपनी पे टैक्स रेट 40%। लेकिन देखो यहां पे 30% कर दिया, यहां 40 कर दिया, नुकसान हो, लेकिन नहीं, नुकसान नहीं है। इन्होंने कहा कि हम आप पे जो सरचार्ज है वो क्या करेंगे, कम इंपोज करेंगे। तो यहाँ पे जो सरचार्ज की जो अमाउंट है वो है, अगर आपकी कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी 1 करोड़ से लेकर अगर 10 करोड़ तक कुछ कमाती है, तो आप पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग कितना परसेंट टैक्स चार्ज करेंगे, सरचार्ज करेंगे, 2%। और अगर आपकी कोई फॉरेन कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा कमाती है तो हम उस पर सरचार्ज जो लेंगे वो लेंगे सिर्फ और सिर्फ 5% से। ये है आपका डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी का एक्चुअल रेट, इतना परसेंट टैक्स का रेट है, और इस टैक्स पे इतना परसेंट जो है आपका सरचार्ज। फॉरेन कंपनी ये है आपका टैक्स रेट, और इस टैक्स पे जो टैक्स लगेगा वो है ये, इसे कहते हैं हम लोग सरचार्ज का रेट। ठीक है जी, चलिए यहां तक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।